नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं जी बिजनेस। वक्त हो चुका है बिग एजेंडा का, जिसमें आज हमारा मुद्दा है क्या सस्ते घर अब मिलेंगे। जी हां, रियल एस्टेट सेक्टर में विदेशी निवेश के नियम आसान होने से सेक्टर को जरूरी फाइनेंस और टेक्नोलॉजी मिलने में आसानी होगी। पीएम मोदी ने अफोर्डेबल हाउसिंग और 2022 तक सबको घर का महत्वाकांक्षी सपना देखा है। उम्मीद है आसान नियमों से सस्ते घरों की सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर कई और मुश्किलों से भी जूझ रहा है, जिन्हें पूरा किए बिना सबको घर और किफायती घर का सपना हकीकत नहीं बन पाएगा। सबके लिए घर का सपना पूरा करने की दिशा में मोदी सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है। अब अफोर्डेबल हाउसिंग और रियल एस्टेट में विदेशी निवेश लाना आसान हो गया है। माना जा रहा है कि इससे सस्ते घरों को नया बूस्ट मिलेगा। फिलहाल भारत में करीब 2 करोड़ घरों की कमी है, जिनमें आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के लिए 1 करोड़ 50 लाख और करीब 7.5 लाख घर कमजोर आय वर्ग में चाहिए। साथ ही करीब 1.5 करोड़ लोग बहुत ही कंजेस्टेड हालत में रह रहे हैं। इसमें अगर ग्रामीण इलाकों में कमी को जोड़ें तो ये आंकड़ा करीब 6 करोड़ घर तक पहुंचता है। 2022 तक घरों की जरूरत 11 करोड़ तक पहुंच जाएगी। सरकार में एक बहुत पैरालिसिस आ गया था, वो करीब करीब खत्म हो गया है। तेजी से डिसीजंस हो रहे हैं केंद्रीय सरकार में, हर लेवल पे, एनवायरनमेंट में भी ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे हैं जी। पीएम्स ऑफिस जो है वो भी काफ़ी सक्रिय हो गया है। तो एक तो ये हो गया, कई जो है बाधाएं थी बिजनेसेस के रास्ते में, उनको धीरे धीरे कम किया जा रहा है। एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की फैसिलिटी क्रिएट की जा रही है। अब मुझे लगता है कि और रियल एस्टेट में निवेश हो रहा है फॉरेन कैपिटल का, और उससे प्रोजेक्ट्स भी जल्दी कंप्लीट होंगे और बढ़िया प्रोजेक्ट्स बनेंगे, टाइम पे बनेंगे, और डेवलपर्स को भी जो आज कैश क्रंच है वो भी दूर हो जाएगा बहुत जल्दी। एफडीआई नियम आसान करने से रियल एस्टेट सेक्टर की फंडिंग सुधरेगी, क्योंकि कई प्रोजेक्ट फंड की कमी के चलते और बैंकों से फाइनेंस न होने से रुके हुए हैं। बिल्डर्स बड़े पैमाने पर मकान बना सकेंगे, जिससे लागत घटेगी और अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा। बिल्डर्स के पास महंगे फ्लैट्स की सप्लाई है, लेकिन खरीदार नहीं है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड है, लेकिन सप्लाई की कमी है। अकेले दिल्ली एनसीआर में करीब 3 लाख मकान तैयार हैं। मुंबई में 2 लाख से ज्यादा मकान खाली पड़े हैं। बेंगलुरु में 1 लाख से ज्यादा और हैदराबाद में 1.5 लाख तक मकानों को ग्राहकों का इंतजार है। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। हम इसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे और हम इसके अंदर एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। अब आने वाले समय में ये पता लगेगा कि क्या इसकी डिटेल्स रहेंगी, किस तरह से लैंड गवर्नमेंट अवेलेबल कराएगी हमें पार्टिसिपेट करने के लिए। सवाल यह है कि आखिर अफोर्डेबल हाउसिंग की डिमांड होने के बावजूद सप्लाई क्यों नहीं है। जवाब है कि रियल एस्टेट सेक्टर कई मुश्किलों से जूझ रहा है। जमीन की कीमतें प्रोजेक्ट की कुल कॉस्ट का 40 से 50% होती हैं। अगर जमीन अधिग्रहण कानून आसान होंगे तो प्रोजेक्ट आसानी से पूरे हो सकेंगे। फाइनेंसिंग एक बड़ी समस्या है, और अगर अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रा सेक्टर का दर्जा मिल जाए तो रियल एस्टेट को बूस्ट मिल सकता है। शहरी विकास मंत्रालय की टास्क फोर्स ने लो कॉस्ट हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए एक्स्ट्रा फ्लोर स्पेस इंडेक्स यानी एफएसआई और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स टीडीआर का सुझाव दिया था। वक्त पर प्रोजेक्ट पूरा करने वालों को ये इंसेंटिव दिया जा सकता है। सस्ते घरों के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और राज्य सरकार से मदद भी सेक्टर को बूस्ट देने में अहम साबित हो सकती है। सस्ते घरों के लिए फाइनेंसिंग का किफायती मॉडल अपनाने से भी ज्यादा मांग निकल सकती है। सरकार रेंटल मॉडल को भी अपना सकती है, जिसमें किराएदार का कुछ हिस्सा अलग से कटता रहे और तय समय के बाद किराएदार को मालिकाना हक मिल जाए। पश्चिम बंगाल में राज्य सरकार ने बड़े उद्योगपतियों के साथ मिलकर किफायती मकान बनाए थे, जो काफी हिट रहे थे। हाल में आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस तरह की स्कीम काफी सफल रही। जरूरत है कि मौजूदा जरूरतों के हिसाब से उपयोगी समाधान निकाले जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हाउसिंग प्रोजेक्ट में देरी और महंगे मकान की समस्या से जूझते लोगों को कंस्ट्रक्शन में विदेशी निवेश आसान होने से फायदा हो सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर में अक्सर पैसों की किल्लत की वजह से प्रोजेक्ट लटक जाते हैं। पैसों की किल्लत की वजह से हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2-3 साल तक की देरी होना इन दिनों आम बात है। सरकार ने इस दिक्कत को दूर करने और सस्ते मकानों को बढ़ावा देने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एफडीआई की शर्तें आसान कर दी है।
नई शर्तों के तहत विदेशी निवेशक अब कम से कम $50 लाख के साथ निवेश कर सकेंगे। नए नियमों के तहत प्रोजेक्ट शुरू होने के 6 महीने के भीतर उन्हें ये रकम लानी होगी, बाकी रकम बाद में ला सकेंगे। कंस्ट्रक्शन एरिया को भी मौजूदा 50,000 वर्ग मीटर से घटाकर 20,000 वर्ग मीटर किया गया है, लेकिन प्रोजेक्ट का 30% अफोर्डेबल हाउसिंग हो तो उस पर ये शर्तें लागू नहीं होंगी। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए यूनिट साइज 60 वर्ग मीटर यानी करीब 665 वर्ग फुट से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक्सपर्टीज है, टेक्नोलॉजी है, इनफ मैन पावर है और लोगों की भी बहुत बड़े पैमाने पे ये सेगमेंट में डिमांड है। तो एक ही सिर्फ चीज़ का अभाव है, वो फंडिंग की रिक्वायरमेंट, और फंड्स बहुत कम मात्रा में ये क्षेत्र के लिए उपलब्ध है। तो ये जो कदम लेने से एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। विदेशी निवेशक प्रोजेक्ट एग्जिट क्लॉज की कड़ी शर्तों की वजह से भी कई बार आने से हिचकिचाते हैं। सरकार ने इसके लिए एग्जिट के नियमों को भी आसान किया है। अगर कोई प्रोजेक्ट सड़क, बिजली, पानी और सीवेज जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ बनकर तैयार है तो उसमें से 3 साल से पहले भी एग्जिट दिया जा सकता है, या फिर किसी प्रोजेक्ट में निवेश की अंतिम किश्त आए हुए 3 साल बीत चुके हैं तो भी डेवलपर चाहे तो प्रोजेक्ट से निकल सकता है। सरकार ने सर्विस्ड प्लॉट के लिए भी शर्तों को बेहतर बनाया है। बड़े शहरों में मकानों की भारी मांग और जमीन की किल्लत को देखते हुए इसकी सीमा खत्म कर दी है। पहले एफडीआई के लिए कम से कम 10 हेक्टेयर की प्लॉट साइज जरूरी थी। रियल एस्टेट सेक्टर में जो मेजर प्रॉब्लम अभी है वो फंड्स का प्रॉब्लम है। एक तो है आपका क्वांटम ऑफ फंड्स, एक वो है, एंड दूसरा ये है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है। सो अगर आप दोनों ही देखेंगे कि क्वांटम एज वेल एज कॉस्ट ऑफ फंड्स, दोनों के ऊपर ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ही 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में 2.5 करोड़ मकानों की कमी थी, जबकि जानकार मानते हैं कि बीते 2 दशकों में ये आंकड़ा करीब 2 गुना बढ़ा होगा। सरकार ने भी हाउसिंग फॉर ऑल विजन के तहत अगले 8 साल में 11 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा है। आरती कतीरा के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। और इस वक्त मेरे साथ एक खास पैनल है जिनसे हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। मेरे साथ मिस्टर रवि आहूजा हैं, आप ईडी कुशमैन एंड वेकफील्ड इंडिया हैं, और इस वक्त मेरे साथ पवन जसूजा जी भी हैं, आप फिनलेस के एमडी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पी डुडेजा भी हैं, जो बहुत अच्छे से इस पूरे मामले पर पकड़ रखती हैं और कवर करती हैं प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर को। मैं आपके पास आऊँगा पवन जी। सरकार ने जिस तरह से कल इन नियमों में ईज दिया, 30% एफडीआई का रूल उन्होंने ईज किया, उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो ज़रूरी शर्तें हैं, चाहे वो $1 करोड़ था उसको घटा के $50 लाख किया हो, या जो एरिया है उसको भी कम किया हो, इससे आप रियल एस्टेट सेक्टर के तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह तरफ से आप कैसे इसको देखते हैं और क्या इंडस्ट्री क्या सोचती है इस पर? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है, बड़ा पॉजिटिव मूव है। जहाँ पे सबसे बड़ी इंटेंशन ये जा रही है पिछले 2-3 महीने से गवर्नमेंट की कि दे आर ईगर टू डू समथिंग फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। सेकंड चीज़ है, जितने भी रूल्स मॉडिफाई किए गए हैं वो एग्जिट एंट्री के साथ साथ एग्जिट में भी बड़े आसान है। जो सबसे बड़ी बात है जो एक मेंशन नहीं हुई वो ये है कि एग्जिट में एक कंडीशन ये भी डाली गई है कि आफ्टर 3 इयर्स अगर कोई एग्जिट होना चाह रहा है तो एक एफडीआई दूसरे एफडीआई को भी वो इन्वेस्टमेंट बेच सकता है। वो बहुत जरूरी है क्योंकि लिक्विडिटी जब तक डिफाइन नहीं होगी कोई भी इन्वेस्टर एंटर नहीं कर पाएगा। सेकंड चीज, जिस पैमाने पे अब हाउसिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें हर बिल्डर को फंड फ्लो की जरूरत है। इंडिया में जो लैंडिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। आज अगर इंडिया में अगर आप कंस्ट्रक्शन लोन के लिए भी जाते हैं तो 17-18%, 20% तक उसकी कॉस्ट पड़ जाती है, जबकि एफडीआई बहुत आसानी से 12 से 18% रिटर्न के साथ इंडिया में एंटर करने को तैयार है। तो जैसे लैंडिंग कॉस्ट कम होगी उससे बिल्डर पे प्रेशर कम पड़ेगा, कॉस्ट भी कहीं ना कहीं कम हो पाएगी। इसका मतलब यहाँ पर साफ है कि कहीं ना कहीं जो सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लेती है, इस फैसले को जो कर लिया गया है। मेरे साथ सी शेखर रेड्डी भी जुड़ चुके हैं, आप CREDI के प्रेसिडेंट हैं। रेड्डी साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। और रवि आहूजा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कहा जा रहा है कि कल के जो नियमों में जो ढील दी गई है, जो कल का फैसला सरकार का, उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग को भी बूस्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं अफोर्डेबल हाउसिंग भी बढ़ेगी। आप क्या सोचते हैं? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, गवर्नमेंट ने अफोर्डेबल हाउसिंग को एक अपना प्राइम मुद्दा बनाया हुआ है। मोदी सरकार ने पहले ही अपने मैनिफेस्टो में 2022
की प्रॉमिस रखी है कि सबको एक घर, एक एवरी इंडियन सिटीजन को एक घर, एक अफोर्डेबल हाउस होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने जो अभी रूल्स में जो अभी डाइल्यूशन करी हैं वो ये मद्देनज़र रखते हुए करी हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिले। जो हमने देखा है अफोर्डेबल हाउसिंग में एक टैक्सेशन एंगल के हिसाब से मैं समझता हूँ आगे भी कुछ मुद्दे उठेंगे, पर एज ऑफ नाउ दीज रूल्स आर वेरी बेनिफिशियल फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। 30% ऑफ द प्रोजेक्ट इफ यू आर कमिटिंग, अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट को कमिट करते हो तो आपको एफडीआई के रूल्स पर्टिकुलरली रिलैक्स किए जा रहे हैं। उसमें कोई मिनिमम साइज या तो कोई कैपिटलाइजेशन की शर्तें जो दूसरे प्रोजेक्ट्स में हैं वो अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में नहीं रखी जाएंगी। और 60% ऑफ दैट प्रोजेक्ट, अफोर्डेबल हाउसिंग सेक्टर की जो प्रोजेक्ट है उसमें 645 स्क्वायर फीट के यूनिट साइज है, 60% अगर बनेंगी और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए उन्होंने भी शर्तें रखी है, 35% उनके लिए भी जगह बनेगी। तो इस मद्देनजरिए से जो नीचे तर के लोग हैं, जो इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ड्राइवर्स, इनको भी घरों का बिल्कुल, और ये जरूरत भी है। जो एक हमारे पास जो डेटा है उसके मुताबिक अभी भी देश में करीब 2 करोड़ सस्ते घरों की कमी है, और ईडब्ल्यूएस जिसका आप जिक्र कर रहे थे रवि आहूजा साहब, करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा ईडब्ल्यूएस घर अभी हमें चाहिए। करीब कंजेस्टेड घरों में करीब 1.5 करोड़ लोग अभी रह रहे हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नीड भी, और कहीं ना कहीं सरकार इस तरफ देख रही है। मिस्टर रेड्डी, मैं आपके पास आऊंगा। जो कुछ कल हुआ है, सरकार ने जो कुछ नियमों में ढील दी है या जो कुछ एफडीआई के नियमों को आसान किया है, उससे जो हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उसमें से 2 पैनलिस्ट तो ये मानते हैं कि बहुत अच्छा कदम है। आप क्या सोचते हैं? और एक सवाल और मैं जोड़ूंगा, क्या आप समझते हैं कि ये प्रैक्टिकली जमीन पर उतर पाएगा जिस तरह से कहा जा रहा है, या इसमें कुछ दिक्कतें भी आएंगी? No, it's a welcome step. All the developers across the country, they are very happy with this the cabinet decision. This is one more window for the fund flow into the real estate sector. And जब फंड ज़्यादा आएंगे, more and more developers, some small and medium developers in tier 2, tier 3 and also tier 1 city in the periphery, all the developers will definitely benefit. They will get the cheaper fund. There will be more stocks. Earlier there is a shortage, always there is shortage of stocks. When the cheaper funds comes, more stocks will be available. There will be healthy competition among all the developers, and finally the market forces will work in the market and the prices will come down and it will benefit the end user. And parallelly, when the competition is there, even the land price also will come down. ओके, मतलब आपके हिसाब से डेवलपर्स के बीच, बिल्डर्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन होगा, और जब कंपटीशन हेल्दी होगा तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, उसका फायदा होगा, सस्ते होंगे मकान। शिल्पी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हम तमाम पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, सब इसको वेलकम कर रहे हैं, सब कह रहे हैं बहुत अच्छा स्टेप है और इससे कहीं ना कहीं बिल्डर्स को अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में आसानी होगी, अफोर्डेबल हाउसिंग की ओर भी रुख बढ़ेगा। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि ये जो मैंने मिस्टर रेड्डी से पूछा था, क्या ये सब कुछ इतना आसान है, या इसमें आने वाली कुछ दिनों में हम चुनौतियां भी होंगी बिल्डर्स के सामने, डेवलपर्स के सामने? देखिए गौरव, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा, पिछले 2 साल से जो प्रॉपर्टी मार्केट है मंदी से जूझ रहा है, और ऐसे में आपको पता ही है कि डिलेड प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्वेंट्री पाइलअप है बॉम्बे में, इसके अलावा बेंगलोर, हमने अभी आंकड़े भी देखे तो उसके हिसाब से भी काफ़ी सारे घर जो हैं खाली पड़े में। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है, एफडीआई आता है, तो इससे सबसे अच्छा पॉइंट ये होगा कि जो छोटे बिल्डर्स हैं उनको भी मौका मिलेगा कि वो अच्छे से अपने आप को दिखा पाएं, और साथ में घरों को जो कंस्ट्रक्शन है वो फास्ट हो पाएगा, और साथ ही जो घर जो अधूरे पड़े हैं, अधूरे प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी पूरे हो पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर कहीं ना कहीं बहुत ही वेलकम स्टेप है, बहुत ही अच्छा कदम है, और जो ठंडा पड़ा हुआ था रियल एस्टेट सेक्टर पिछले 2 साल से, उसको कहीं ना कहीं एक बूस्ट मिलेगा इस स्टेप से। आप सभी लोग मेरे साथ रहिए, हम बहुत ही अच्छी बात इस मुद्दे पर बहुत अच्छी बहस कर बढ़ रहे हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग और सस्ते घर, बिल्डर्स को पैसों की जो दिक्कत होती है वो सब क्या इस स्टेप से दूर होने वाली है? क्या ये सरकार का बहुत बढ़िया कदम है, या इसमें कुछ और प्रैक्टिकल कुछ हर्डल्स भी हैं? उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए बिग एजेंडा। तो हम बात कर रहे हैं आज बिग एजेंडा में कि क्या सस्ते घर मिलेंगे अब? जी बिल्कुल, यही मुद्दा है आज का हमारा। एफडीआई शर्तें आसान हो गई हैं और
रियल एस्टेट जो सेक्टर है वो इसका बहुत स्वागत कर रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रातों रात तस्वीर बदल जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर कई मुश्किलों से जूझ रहा है, जो एफडीआई से ज्यादा जरूरी है। प्रोजेक्ट की मंजूरियों को सिंगल विंडो सिस्टम में लाना और घूसखोरी पर लगाम अभी भी सबसे अहम है, और इस बारे में हम लगातार बात भी कर रहे हैं अपने खास पैनलिस्ट से कि केवल एफडीआई के नियमों को आसान करने से ही लोगों को सस्ते घर मिल जाएंगे, या अभी भी जो तमाम तरह की चीजें कही जाती हैं, जिसमें ऑफ द रिकॉर्ड अगर कई बिल्डर से बात करूं तो वो भी कहते हैं कि प्रोजेक्ट की मंजूरी में हमें पता नहीं कितने रिश्वत देनी पड़ जाती है, कितनी घूसखोरी चलती है, और सिंगल विंडो है नहीं, हमें 17 डिपार्टमेंट के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरे साथ एक खास पैनल है। मिस्टर पवन, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ये जो हम बात कर रहे हैं, केवल एफडीआई के नियमों को ईज कर देने से ही ये सपना साकार हो जाएगा, या हम जो बात कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एफडीआई के रूल्स कम करने से कुछ भी फायदा होने, मतलब मेजर फायदा हो जाएगा। सिर्फ सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो होगा फंड फ्लो। फंड फ्लो कम इंटरेस्ट पे अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जैसे अभी एक कंडीशन है कि 30% अगर अफोर्डेबल हाउसिंग के घर बनते हैं तो कंडीशन में और ज़्यादा रिलैक्सेशन है। बट उससे प्रॉब्लम क्या आएगी, एक तरफ आपने 70% में अनअफोर्डेबल हाउस बनाए हुए हैं, दूसरी तरफ 30% में अफोर्डेबल हाउस है, तो मिसमैच, सिक्योरिटी एंड दीज इश्यूज। बिल्कुल, यही हम बात भी उठा रहे हैं, और मैं आपको रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, हम यही इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं कि अभी भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में ग्राहकों की सबसे ज्यादा शिकायतें पोजीशन में देरी को लेकर होती है। देरी के पीछे कई बार बिल्डर खुद जिम्मेदार होते हैं क्योंकि उनकी प्लानिंग गलत होती है, लेकिन कई बार प्रोजेक्ट लटकाने के पीछे सरकारी अधिकारियों का भी हाथ होता है। अक्सर रिश्वत के चक्कर में छोटी छोटी खामियां खोजकर फाइलें रोकी जाती हैं। मुंबई जैसे शहर में एक प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अंत तक करीब 40 विभागों की मंजूरी लेनी पड़ती है। दिल्ली एनसीआर में मंजूरियों की संख्या 60 तक पहुंच जाती है। बिल्डर्स दबी जुबान में बताते हैं कि लागत का 20 से 25% हिस्सा रिश्वत देने में ही चला जाता है। जितने अधिक विभागों से मंजूरी की शर्त होती है, उतना ही ज्यादा वक्त लगता है, जिससे प्रोजेक्ट की लागत बढ़ जाती है। हम सारी चीज ऑनलाइन लोड कर दें और उसे ऑनलाइन अप्रूवल दिया जाए। अगर ये प्रक्रिया जब तक हम करेंगे नहीं, तब तक ये क्षेत्र में सुधार नहीं आ सकता है। ये सारी जो करप्शंस या कैश सेगमेंट, ये सारी बातें हमें सुनने को बार बार मिलेगी। किसी भी प्रोजेक्ट की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जमीन से जुड़ी मंजूरियां हासिल करने के लिए ही 8 अलग अलग दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। जमीन का मुद्दा सुलझने के बाद प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ही 17 विभागों से अनुमति लेनी पड़ती है। प्रोजेक्ट में पेड़ है या फिर पानी के लिए बोरवेल की जरूरत है तो 4 और विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। कंस्ट्रक्शन के दौरान भी 4 और विभागों की सहमति लेनी पड़ती है। प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाने के बाद भी 8 विभागों में फाइल घूमती है। कई बार प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाते हैं, लेकिन ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और दूसरी मंजूरियों की वजह से पोजीशन में देरी हो जाती है। गड़बड़ियों को रोकने के लिए जरूरत है कि बिल्डर जो भी कंस्ट्रक्शन करे उसकी निगरानी हो और सब कुछ नियम के मुताबिक हो, लेकिन अक्सर इन्हीं नियमों की आड़ में बिल्डर भी गलत फायदा उठाते हैं और सरकारी अधिकारी भी घूस लेते हैं। आरती कतीरा के साथ सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बिल्डर्स को, डेवलपर्स को फेस करनी पड़ती हैं। क्रेडाई प्रेसिडेंट मिस्टर सी शेखर रेड्डी इस वक्त मेरे साथ हैं। मिस्टर रेड्डी, जो हमने रिपोर्ट दिखाई उसमें यह हमने बताया कि केवल एफडीआई नियमों को आसान करने से ही रातों रात कुछ बदल नहीं जाएगा, अभी भी बहुत कुछ करना है। सिंगल विंडो सिस्टम और करप्शन पर लगाम लगाना, ये 2 बड़ी चीजें हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? हम बहुत दिन से, साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। अल्टीमेटली गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी, उसमें हम भी मेंबर थे, कड़े भी मेंबर थे। they already recommended, ministry also approved the online system and अपन अब जो भी बात कर रहे 40 NOCs हैं, उसको मेरे हिसाब से most of them are redundant, outdated. We have to scrap them if at all we want to see. For example, World Bank का जो easy to do business index है, we fall about at as far as the building permissions are concerned, we are ranked at the 182 out of 189 countries. So हम बहुत दूर है। वो जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट के हिसाब से देखे तो डिफरेंट कंट्री से देखे तो हम बहुत दूर है। सो वी शुड स्क्रैप ऑल दीज NOCs एंड विच आर रियली रिक्वायर्ड, दे कैन बी पार्ट ऑफ द मास्टर प्लान, दे कैन बी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग रूल्स in a different format, we can bring them. And enforcement is the
मिस्टर आहूजा, जिस बात को मिस्टर रेड्डी उठा रहे हैं वही बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जिस बात को मिस्टर रेड्डी कह रहे हैं कि नई सरकार डिजिटाइजेशन की बात करती है, सिंगल विंडो की बात करती है, लेकिन सिंगल विंडो की सबसे ज्यादा जरूरत तो अभी भी आपको है। मुंबई में 40 डिपार्टमेंट और एनसीआर की बात करो तो करीब 50 से 60 डिपार्टमेंट से आपको मंजूरी लेनी पड़ती है। मेरे हिसाब से सिंगल विंडो will become extra window. We have to go for online permissions. That will work. जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मिस्टर आहूजा। जिस बात को मिस्टर रेड्डी कह रहे हैं उसी बात पर आपका भी रिएक्शन चाहूंगा मैं। हाँ जी, देखिए सिंगल विंडो की मांग तो ये इंडस्ट्री की तो सालों साल रही है और सिंगल विंडो में काफी अड़चने हैं। हमने इसको काफी नजदीक के नजरिए से देखा है। सिंगल विंडो मेनी टाइम्स पॉसिबल नहीं होता क्योंकि इतनी सारी एजेंसीज हैं और ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये कोई सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। तो सिंगल विंडो क्लियरेंस एक हद तक कुछ हम अप्रूवल्स को बंच करके दे सकते हैं। अब पर चुनौतियों की अगर हम बात करें, सिंगल विंडो क्लियरेंस को अगर हम एक नजरिए से देखें, दूसरी भी चुनौतियां हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लैंड एक्विजिशन जो डेवलपर करता है, आज तक हमारे देश में टाइटल इंश्योरेंस जो डेवलप्ड कंट्रीज में होती है वो नहीं है। मतलब बहुत कुछ करना है अभी भी, केवल एफडीआई नियमों में आसान रिलीज करना ही काफी नहीं है। डेवलपर को मेरे साथ इस वक्त नवीन रहेजा जी जुड़ चुके हैं। आप प्रेसिडेंट हैं नैरेडको के। मिस्टर रहेजा, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। हम बात कर रहे हैं कि एफडीआई नियमों में जिस तरह से नई सरकार ने एफडीआई नियमों को आसान किया है, क्या उससे अफोर्डेबल हाउसिंग को बूस्ट मिलेगा और क्या लोगों को अब सस्ते घर मिलेंगे? पहला रिएक्शन आपसे इस पर चाहूंगा। देखिए, ये प्रोविज़न तो बजट में भी किया गया है और जितना किया गया है उसके बावजूद जो है, अगर हम देखें कि कोई बहुत बड़ा चेंज आ गया हो, वो इसमें नहीं आया अभी तक। जो अभी डिस्कशन को ज्वाइन करने के टाइम पे मैं सुन रहा था सिंगल विंडो के ऊपर, सिंगल विंडो के ऊपर कोई डिफिकल्टी नहीं है। बड़ा सिंपल सा टेम्पलेट है जो नरेडको ने दिया है उनको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। उसके अंदर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सिंगल विंडो में आप सिर्फ 3 पैनल बना दें, क्योंकि आपका अप्रूवल प्रोसेस जो इन 3 पैनल्स के अंदर जो है वो वेल डिवाइस्ड और वेल डिफाइंड तरीके से वो सेग्रीगेट हो जाता है। उस पैनल में हम टाइटल क्लियरेंस का एक पैनल बैंकों में भी होता है, प्रॉपर्टी टाइटल क्लियरेंस का। आप उस पैनल से हम किसी से भी टाइटल जो है क्लियरेंसेस करवा लें। फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का होता है, बैंकों में भी होता है। तो उस पैनल में जो है आप उसमें सिविल रेटिंग वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं कि डेवलपर कैपेबल है, ये प्रोजेक्ट कर सकता है। तीसरा टेक्निकल पैनल है। टेक्निकल पैनल के अंदर आता है कि जो आर्किटेक्ट्स के का आपका पैनल है, जो ये बता सकता है कि अंडर ऑल रूल्स ऑफ दैट स्टेट और दैट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एवरीथिंग हैज बीन टेकन केयर ऑफ। इसकी उम्मीद आपको कब तक दिखती है? और ये इसके ऊपर गवर्नमेंट पॉजिटिव चल रही है और हमें लगता है कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, मेरे को ये दिखाई देता है कि जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन सारी चीजें जो है बिल्कुल सर, बहुत संक्षेप में आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा। सस्ते घर मिलने जा रहे हैं लोगों को बहुत जल्दी कि नहीं? गवर्नमेंट की जो अप्रोच चल रही है उसके हिसाब से मैं कहूंगा घर बिल्कुल सस्ते तो नहीं होंगे, लेकिन काफी सस्ते हो जाएंगे। एक्चुअल सस्ते घर तब आदमियों को, लोगों को मिलेंगे, इंडियन पॉपुलेशन को, और सबका सपना तब पूरा होता है अगर हम अपने जो नीचे पीपीपी मॉड्यूल्स के अंदर हम जो है गवर्नमेंट रेट्स के ऊपर लैंड्स को अनलॉक करें, ताकि लोगों को फ्री घर मिल सके। समय खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी पैनलिस्ट, मिस्टर पवन, मिस्टर रवि, मिस्टर रेड्डी, आप सभी का बहुत शुक्रिया, और शिल्पी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर हम आज ये दिखाने की कोशिश आपको कर रहे थे कि जो नियम आसान हुए हैं उनसे सस्ते घर लोगों को मिलेंगे, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।